असर्शन रीजन, ठीक है। आओ, पहला असर्शन रीजन क्या बोल रहा है मुझसे, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। बोलता है, पहला पॉइंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये है तुम्हारे पास ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है, अभी समझते हैं। इसका तुम क्या कर रहे हो, डिकम्पोजिशन करवा रहे हो। इसका क्या करवा रहे हो, डिकम्पोजिशन करवा रहे हो। तो ये कैसी, ये है एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा वो बोलता है कि जब तुम डिकम्पोज करवाते हो तो एक ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेकंड क्या पॉइंट बोलता है, सेकंड क्या पॉइंट बोल रहा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट को निकाला जाता है, हीट को निकाला जाता है। इवॉल्व मतलब क्या होता है, हीट को निकाला जाता है। तो असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है, हम देखते हैं क्या असर्शन ट्रू है, पहले ये देखते हैं क्या असर्शन सही है। जब असर्शन सही होता है फिर हम देखते हैं, पहला वाला हमेशा असर्शन होता है, सेकंड वाला जो है ये हमेशा रीजन होता है, ठीक है। तो बोलते पहले हम ये देखते हैं क्या असर्शन सही है, ट्रू है कि नहीं, फिर देखेंगे क्या रीजन भी सही है या नहीं है। जब असर्शन भी सही लगे, रीजन भी सही लगे, फिर देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, ऐसा देखना होता है, ठीक है। अब जब रिलेशन होता है तो ऑप्शन क्या आता है, पहला ऑप्शन होता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है असर्शन को, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो उसने ये बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही होता है इसमें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या आता है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या नहीं है, रिलेटेड नहीं है, ऐसा वो बोलता है। रिलेटेड नहीं है कहने का मतलब क्या है कि ये शायद कुछ और बात हो, ये शायद कुछ और बात हो, लेकिन दोनों ठीक हो। जैसे ना इसने बोला है, इसने इस वाले में बोला है ना एक्सोथर्मिक वर्ड आ गया, तो यहां पर भी एक्सोथर्मिक दे रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे बोल दे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या वो बात गलत है, सही है, सही है। लेकिन यहां तो हम डिकम्पोजिशन की बात करें, एक्सोथर्मिक की बात करें, वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या पता ये सही हो, अभी मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, इसको तो हम चेक करेंगे, क्या पता ये सही हो। और मैंने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जहां पे दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाता है, तो वो बात भी सही है। लेकिन क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है। तो इसलिए हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन होता है वो बोलता है असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या दोनों सही है, दोनों सही है तो दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं, रिलेशन होगा तो पहला वाला टिक होगा। अगर दोनों सही है लेकिन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं है तो सेकंड वाला ऑप्शन टिक होगा। थर्ड इसमें होता है कि असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। जैसे उसने कुछ दे दिया, मान लेते ये ट्रू है, मान लेते ये ट्रू है, और सेकंड में बोल दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है, या यही सेम मान लो ये सही है, और बोलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जहां पे हीट अब्सॉर्ब होती है। तो क्या हीट अब्सॉर्ब होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, या हीट निकलती है, निकलती है, अब्सॉर्ब नहीं होती है ना। तो क्या ये रीजन फॉल्स हो गया सीधे सीधे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड टिक हो जाएगा, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये सही है तो ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। समझ में आया कि नहीं। और एक और पॉइंट होता है जहां दोनों फॉल्स होते हैं, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हमारे इसमें 4 तक का है, समझे। अब हमको पहले वाले क्वेश्चन को देखना है, ये समझ में आ गया क्या है, पहले वाले ऑप्शन को देखना है क्या बोलता है। पहले सेकंड को देखो कि ये सही है गलत है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, यानी कि बात तो सही है, ये सही है। अब इसको देखो क्या ये सही है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या होता है, कोई भी वेजिटेबल उठा लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, कोई भी प्लांट उठा लो, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अगर हम भी अपनी बात भी करूं तो मैं भी क्या हूं, ऑर्गेनिक मैटर हूं। समझ में आ रही बात। तो जो भी हम, अरे ऑर्गेनिक ऑर्गन जिनके पास भी ऑर्गन्स होंगे सारे ऑर्गेनिक मैटर। याद करने का तरीका है, प्लांट की बात में तो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन मतलब उसके पार्ट्स होते नहीं होते, प्लांट की पार्ट में तो पार्ट्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिक मैटर। इसका जब तुम डिकम्पोजिशन करते हो, डिकम्पोजिशन मतलब इसको क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, जब इसको गला रहे हो, सड़ा रहे हो, ये होता है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। जब ये सड़ रहा है, जब प्लांट सड़ता है तो क्या उसमें से हीट निकलती है, क्वेश्चन ये है। जब एनिमल कोई सड़ रहा है तो क्या उसमें से हीट निकलती है, ये क्वेश्चन है।
जब कोई भी वेजिटेबल सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या उसकी बॉडी से हीट निकलती है, ये क्वेश्चन है। अब ये चीज तुम क्या समझोगे, तुम सोचोगे नहीं यार हीट तो निकलती नहीं है, हीट तो निकलती नहीं है जब कोई सड़ रहा होगा, लेकिन हीट निकलती है। ठीक है, क्या रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। जबकि हमें पता था कि वो तो टूट रहा है, टूटने के बाद, टूटना क्या था, डिकम्पोजिशन था नहीं था? रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन याद है ग्लूकोज, जैसे कि C6H12O6, इसको जब तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या CO2 प्लस H2O बन रहा था और साथ में हीट बन रहा था, बहुत सारा एनर्जी जिसको बोल रहे हो। तो क्या ये डिकम्पोज नहीं हुआ था ना? लेकिन डिकम्पोज होने के बाद भी हीट निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी? समझ रहे हो? तो जब ये भी डिकम्पोज होगा तो इसकी बॉडी से भी क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। समझे क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है क्या वो ग्लूकोज से नहीं बना होगा, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से नहीं बना होगा? तो क्या सारे पार्टिकल्स टूटेंगे नहीं क्या? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूं? अरे हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है क्या? हम इतने सारे सेल्स से नहीं बने हुए? हमारे सेल्स के ऊपर क्या अलग अलग लेयर नहीं लगी होगी केमिकल्स की? क्या वो केमिकल में ग्लूकोज नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, फैट नहीं होगा, जिसका अलग अलग नाम होगा? मेरी बात समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब तुम इसका डिकम्पोजिशन करोगे तो कैसी रिएक्शन होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। जैसे रेस्पिरेशन वाला याद है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन में जनरली हीट अब्सॉर्ब होता है, लेकिन रेस्पिरेशन ऐसा है जिसमें हीट निकल रही है। ठीक है, वैसे ही डिकम्पोजिशन में हीट अब्सॉर्ब होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करोगे तो हीट निकलेगी। तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, सेकंड बात भी ठीक है। अब देखने क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ज्यादातर हम लगाएंगे क्योंकि, बिकॉज करके लगाएंगे कि ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। उसने बोला ना इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, ये एक तरीके का एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। बैठा एक लाइन पे या नहीं बैठा? ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। लैंग्वेज ये दिया था, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवाना एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। क्या ये एक लाइन बैठी सही बैठा? क्या इसके अंदर हीट इवॉल्व हो रहा है तभी इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या रीजन भी सही दे रहा है वो? क्या असर्शन सही और रीजन सही है? क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक होगा? ए। समझ में आया कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व? तो पहले वाले का क्या आएगा असर्शन रीजन में? ए आएगा। ठीक है, तो आओ सेकंड असर्शन रीजन। बोल रहा है कि जब HCl को जिंक ग्रेन्यूल्स में मिलाया, जिंक ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मतलब दाने, तो जब जिंक की रिएक्शन HCl के साथ हुई तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसने ये बोला कि जिंक की रिएक्शन, जब हम जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं या HCl की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहले तुम बताओ क्या ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं, पहले सोचो। क्या हमने ये पढ़ा हुआ है? जिंक के दानों को एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, HCl मिलाते हैं तो उसमें से भाप निकलता है कि नहीं निकलता? अगर नहीं भी समझ में आया है तो क्या तुमको नहीं पता, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। तो क्या जिंक ये रहा, क्या H ये रहा नीचे, क्या जिंक H को हटा सकता है उसकी जगह से? ठीक है, तो क्या अगर यहां से जिंक ने H को हटा दिया तो H बेचारा अलग हो गया और जिंक ने बना दिया बॉन्ड किसके साथ? Cl के साथ। तो ये नई चीज बनी कि नहीं बनी? तो क्या केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? पहले ये भी देख लो क्या ये सही बनाया कि नहीं बनाया? जिंक पे चार्ज 2, Cl पे चार्ज माइनस का 1, तो प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ZnCl2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो इसके आगे 2 आएगा बैलेंस करने के लिए, लेकिन H भी कितने हो गए? 2, तो नीचे लगाओगे 2, आगे नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बोला था H हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। H हमेशा H के फॉर्म में नहीं रहता, H कैसे रहता है? H2 के फॉर्म में रहता है। तो एक चीज बताओ, क्या ये मेरी केमिकल रिएक्शन है? नहीं है। केमिकल रिएक्शन में नई चीज बनती है ना, तो पहला वाला असर्शन सही है गलत है? सही है। ठीक है, अब आओ सेकंड पार्ट पे। इसका रीजन क्या बोलता है? रीजन, रीजन बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट। हाँ, रीजन कैसे लिख रही हूँ, रीजन बोलता है evolution of gas and change in color indicates that chemical reaction is taking place. evolution of gas, evolution of gas, गैस का निकलना और कलर का चेंज होना, चेंज इन कलर,
हमको बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर ये दोनों चीज होती है तो हमको बताता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तुम्हें ये देखना है क्या ये बात सही है कि गलत है। पहले ये देखो क्या ये सही है, क्या किसी की बॉडी से गैस निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन है। किसी की बॉडी का कलर चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन है। जैसे याद है CuSO4, उसमें आयरन का नेल डाल दिया था तो ब्लू कलर हल्के ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया था, मतलब केमिकल रिएक्शन है। समझे कि नहीं। अब लेकिन ये देखो ये सही है, ये भी सही है। ये देखो क्या ये चीज यहां लग रहा है, समझे या नहीं। क्या H2 गैस होता है तो गैस तो निकल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कलर चेंज हुआ था, हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि उसका कलर चेंज हुआ है, नहीं। तो कलर चेंज हुआ तो यहां लगा ही नहीं है। दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, केमिकल रिएक्शन का। क्या इसके अंदर चेंजिंग टेम्परेचर नहीं होता। केमिकल रिएक्शन कैसे बताते हो कि कोई रिएक्शन हुई है, तो तुम बताते हो प्रेसिपिटेट बना है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, याद है ऐसा पढ़ा था। गैस निकल रही है उसकी बॉडी से, कलर चेंज हुआ है, उसका स्टेट चेंज हुआ है, पढ़ा है ना। 5 चीजें पढ़ी है जिससे हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। तो सिर्फ 2 चीजों से नहीं बताओगे केमिकल रिएक्शन हुई है। बट क्वेश्चन में तो ये दिया था, क्या ये दोनों नहीं होती केमिकल रिएक्शन में, होती है ना। तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है, लेकिन अब देखो क्या इसके साथ जुड़ रहा है। H2 गैस तो निकल रहा है, गैस तो निकल रहा है, लेकिन कलर चेंज हुआ क्या, कलर चेंज यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं था कि इसके अंदर कलर चेंज हुआ है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे इसका कलर चेंज हुआ है। आप समझे या नहीं समझे, दिमाग में बात घुसी। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजन में, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो करके दिखाओ फिर। असर्शन क्या बोलता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा, इसको जब तुम हीट करते हो तो क्या बोल रहा है वो, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी बन रहा है। बताओ तो सही लग रहा है गलत लग रहा है, गलत है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हाइड्रोजन ही नहीं है, ये कहां से निकल गया, है कि नहीं। जबकि क्या होता है, ये वाली रिएक्शन ना होकर हीट करने पे तो ऐसा बनता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये बनता है ना। तो असर्शन क्या हो गया, गलत। तुमको मैंने 4 ऑप्शन बताए थे। पहला वाला ऑप्शन क्या होता है इसमें कि दोनों सही होते हैं, और जो रीजन होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का, असर्शन का। बी वाला क्या है, दोनों सही है लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा होता है असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। और लास्ट वाला क्या होता है, असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो बताओ कौन से कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, डी, क्योंकि इसमें असर्शन ही गलत हो गया। लेकिन ना हम ना एक बार इसका रीजन भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि असर्शन भी गलत हो जाता है, रीजन भी गलत हो जाता है। ठीक है, बट अगर तुम्हारे उसमें आगे इंस्ट्रक्शन दे रखा है 4 तक का ही कि असर्शन गलत है रीजन सही है, सिर्फ यहीं तक का दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा। अगर ई दे दिया इसमें, ई में क्या होगा, असर्शन भी गलत है रीजन भी गलत है, तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम अपने उसके लिए कि कहीं गलत ना हो, है ना, उसके लिए चेक कर लेते हैं। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्या बात सही है गलत है, सही है, तो रीजन सही है, असर्शन क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलो सही है सभी का, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ मुझे कोई। वेरी गुड, क्या है, PbNO3, लेकिन तुमने थोड़ा सा गलत कर दिया, होल ट्वाइस लगता है। ठीक है, जब तुम इसको हीट करते हो तो उसने क्या बोला है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। तो तुम एक चीज बताओ, पहले मुझे इसको हीट करके बताओ क्या क्या बनता है, याद है किसी को। वेरी गुड, PbO, और क्या बनता है, NO2, गुड, और क्या बनता है, नहीं, O2 गैस। ठीक है, वो NO3 नहीं, SO2 वाला है। ठीक है, फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो SO2 वाला है, यहाँ पे नहीं है NO2 ठीक है, इसका कलर याद है PbO का, येलो कलर। क्या है ये, सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, एक्वस है, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। सॉलिड और प्रेसिपिटेट एक ही चीज है। ठीक है, NO2 गैस कलरलेस होती है, NO2 गैस कलरलेस होती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं। ठीक है, तो वही तो पूछ रहे हैं कि जब तुम PbNO3 को मतलब लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, यानी कि NO2 गैस निकल रही है ना। अच्छा, आगे क्या बोलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट को जब तुम डिकम्पोज करते हो तो बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के साइड पे क्या बन रहा है तुम्हारे पास? बाई प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट तो मिल गया पीवीओ, उसके अलावा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स बन रही है। दोनों बातें ठीक है या नहीं है? पहले वाले में क्या बोलता है कि इसको हीट करते हो तो ये मिलता है ब्राउन कलर की फ्यूम्स, सही है। ब्राउन कलर की फ्यूम्स के बाद अभी मत देखो कि इसके बीच में रिलेशन है कि नहीं है, अभी ये मत देखो कि दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है, अभी पहले तुम ये चेक करो सेकंड लाइन क्या बोलता है, पहले चेक करो सेकंड लाइन सही है गलत है, फिर चेक करोगे कि दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं। सेकंड लाइन क्या बोलता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है जब तुम डिकम्पोजिशन करते हो लेड नाइट्रेट का, सही है, हाँ है ना। अब बोल रहा है दोनों के बीच का रिलेशन। पहले क्या बोला? ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती है जब तुम लेड नाइट्रेट का वो हीट करते हो। क्यों निकलती है? क्योंकि ब्राउन कलर की फ्यूम्स कुछ नहीं NO2 गैस की वजह से ही होती है, वो तभी बनती है जब तुम इसका डिकम्पोजिशन करते हो। हुआ या नहीं हुआ? दोनों बातें करेक्ट है क्या? दोनों बातों में रिलेशन है, तो दोनों करेक्ट भी है, रिलेशन भी है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए, कि दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वेरी गुड। AgCl कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। इसको जब तुम सनलाइट में रखते हो तो इसका कलर उससे क्या बोला है? ग्रे हो जाता है। तो ग्रे कलर बताओ किसकी वजह से आ रहा है? ग्रे कलर किसकी वजह से आता है? अरे इसको तोड़ने में क्या मिलेगा तुम्हें? Ag, और क्या मिलता है? Cl2। अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा ना। क्या Ag का कलर ग्रे है? Cl2 का भी कलर होता है क्या? नहीं होता है। क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया था? आजकल मुझे सब कुछ व्हाइट दिखने लग गया। आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे सब कुछ व्हाइट दिख रहा है। ये तो था आजकल, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले मुझे सब व्हाइट दिखता था लेकिन आज मुझे ग्रे दिख रहा था और कल मुझे येलोइश ग्रीन दिख रहा था। याद है? ऐसा कुछ याद करवाया था तुमको, याद है कि नहीं? आजकल मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तक तो मुझे व्हाइट कलर दिखता था लेकिन आज मुझे ग्रे कलर दिख रहा है और कल मुझे येलोइश ग्रीन कलर दिख रहा था। तो Cl2 गैस है लेकिन उसकी कलर भी तो है। दिखाया था एक दिन मैंने तुमको क्लोरीन गैस, हल्का सा येलो कलर, मतलब वो हल्का सा ग्रीन था हल्का सा येलो था, तो येलोइश ग्रीन कलर लिखा था मैं, याद है? अच्छा, बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब तुम इसको हीट करते हो, जब तुम इसको सनलाइट में रखते हो। तो क्या ग्रे कलर का AgCl व्हाइट कलर का AgCl सनलाइट में रखते हुए ग्रे कलर में हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। असर्शन ट्रू है। अब रीजन देखेंगे क्या सही है कि नहीं है, फिर देखेंगे दोनों के बीच का कोरिलेशन। रीजन बोलता है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो Ag और Cl2 गैस को बनाता है। तो रीजन भी सही है। अब देखना है कि दोनों के बीच का कोरिलेशन है या नहीं है। बोलता है कि व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, जिससे सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बनता है। जब तुम दो लाइंस को जोड़ना चाहते हो तो क्यों की लगा के देखो, बिकॉज लगा के देखो क्या सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। मोस्टली केसेस में बिकॉज लगा के आंसर सही बैठेगा, समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या बोला, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में हो जाता है जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट के प्रेजेंस में, जिससे सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक हो गया, दोनों बातें ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन उसका, असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 6, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। जब सल्फर एयर में बर्न होता है तो अजीब सी स्मेल आती है, थोड़ी सी गंदी सी स्मेल आती है। पंजेंट मतलब गंदा कहते हैं उसको। अब हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था कि सल्फर को एयर में मिक्स करते हैं तो ऐसी कोई स्मेल आती है करके, ऐसा कुछ। लेकिन तुमको कुछ याद है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी माचिस की जलने वाली स्मेल होती है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को करूं, क्या सल्फर को जब तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन सकता है, जिसकी स्मेल कैसी होगी? पंजेंट स्मेल, जो वो बोल रहा है। उसने क्या बोला? पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। किसी भी चीज को जलाते हो एयर में तो क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जलता? जलता है ना। तो
तो सल्फर को जब तुमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो SO2 गैस बनी, और क्या इसकी स्मेल थी या नहीं? जब हमने हमने FeSO4 की रिएक्शन करवाई थी, फेरस सल्फेट की रिएक्शन करवाई थी, तो SO2 SO3 भी तो बन रहा था, जिसमें से SO2 की स्मेल आती है, जो जलती हुई मैचिस की तिल्ली जैसी स्मेल लगती है। समझे? तो क्या ये बात सही है गलत है? ये सही है कि इसकी स्मेल अजीब सी आती, पंजेंट स्मेल आती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सॉरी, क्या बोला उसने? सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो सल्फर क्या बनता है? ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है क्या? क्या हो रहा है? सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो तो कौन सी गैस बन रही है? सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, जिसकी गंदी सी स्मेल है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल थोड़ी है। फिर स्टार्टिंग में क्या बोला कि सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, अच्छा नहीं, हाँ, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, जब सल्फर किसके साथ बर्न करता है? एयर में बर्न करता है, तो गंदी सी स्मेल आती है। ऑब्वियस है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आती है, क्योंकि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी। कौन सी रिएक्शन? FeSO4। इसको जब तुम हीट करते हो तो आयरन ऑक्साइड बनता है, साथ में SO2 गैस बनता है, साथ में SO3 गैस बनता है, और जो स्मेल आती है वो SO2 की वजह से आती है। कलरलेस है, इसकी कलर नहीं है लेकिन स्मेल होती है। ऐसा कुछ पढ़ा है? याद है? नहीं याद है? याद होना चाहिए, नहीं है तो ये जो SO2 जो सल्फर की रिएक्शन जब तुमने ऑक्सीजन के साथ करवाई, जो पंजेंट स्मेल आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? SO2 की वजह से आ रही है। अगले लाइन में क्या बोला उसने कि सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनता, क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ? असर्शन ट्रू है, रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन बच गया? सी वाला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, in a reaction of copper with oxygen, copper act as reducing agent। कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया तो बताओ क्या बनेगा? पढ़ तो रखा, एक्टिविटी है। वेरी गुड। कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया तो क्या बना? CuO। बैलेंस कर लो पहले, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड 2 लग जाएगा, अब यहां पर भी 2 हो गया तो इस साइड भी 2 लग जाएगा, है ना? अब उसने क्या बोला है कि जब हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अब देखते हैं क्या सही है कि गलत है। जो क्या कॉपर ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है? कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है कि नहीं किया? किया है ना? किया है ना? तो जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है कि उसके अंदर रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। एजेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग। तो यही तो पूछ रहा है कि कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैंने क्या बोला था? प्रोडक्ट साइड थोड़ी बताते हैं हम कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम तो रिएक्टिंग साइड से ही बताते हैं ना। तो बताओ कॉपर कैसे, कौन से एजेंट की तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। आया या नहीं? सही है गलत है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो चार्जेस निकाल लो इसके ऊपर। जो अकेला अकेला रहता है उसके ऊपर चार्ज 0, जो अपने ही जैसे के साथ रहता है उसके ऊपर चार्ज 0। अब यहाँ पे निकालो, ये आगे की 2 से कोई मतलब नहीं है। कॉपर पे चार्ज निकालना है तो x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 बराबर मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0। तो x -2 बराबर क्या हो गया? 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है? +2। तो इसमें कितना आ रहा है? +2। उसने बस बोला है कॉपर के हिसाब से बताओ। कॉपर के बारे में पूछा ना कि कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बस कॉपर को देखो खाली जो पूछा है। बताओ 0 से +2 पे गया है, 0 से +2 पे गया है, वैल्यू बढ़ गई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। एजेंट कैसा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला वाला जो उसने असर्शन दिया है सही है गलत है? सही है कि हमारा ये वाले रिएक्शन में कॉपर जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगला क्या बोला है? द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ट्रू और फॉल्स? सही है ना? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। दोनों ठीक है। अब इन दोनों का कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब बिकॉज लगा के देखेंगे कि एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, इस वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा।
हाँ या ना? सही है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। सेवंथ का क्या लिखेंगे हम? ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि पानी का तुमने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, किसके अंदर आता है ये? किसके अंदर आता है? कौन से रिएक्शन के अंदर आता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना? हाँ, तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो क्या तुम्हें ये नहीं पता H2 और O2 गैस बनता है? पता है कि नहीं पता? लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए इधर? 2, तो इस साइड 2 लगाना पड़ेगा आगे। हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? 4, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन समझो, असर्शन जो उसने बोला है, जब तुम पानी का क्या करवाते हो? इलेक्ट्रोलिसिस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो डबल आता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। इसके आगे 2 लिखा है ना, तो इसका वॉल्यूम डबल नहीं है क्या? इसके आगे 1 होगा, तो क्या इसका वॉल्यूम 1 नहीं है क्या? तो क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डबल निकल रहा है अमाउंट में? निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? सही बात है, गलत है? सही है। असर्शन क्या है? सही है। रीजन देखते हैं, वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1/2 या 1:2 बाय वॉल्यूम। वाटर बोला है, हाँ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो बोलता है H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 वॉल्यूम में रहते हैं। क्या मतलब हुआ? H कितने हैं यहाँ पर? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ये 2 रेशियो बना रहा है कि 1:2? 2:1। और उसने मुझे क्या दिया है? 1:2। मतलब हाइड्रोजन कितना है वाटर में हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हाइड्रोजन, वाटर के अंदर ये H2 जो है वो 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है? 1 वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो 2:1 वॉल्यूम में प्रेजेंट है, जबकि क्या दिया है? 1:2 वॉल्यूम में प्रेजेंट है। बताओ रीजन सही है गलत है? गलत हो गया। समझ में आ रहा है कैसे है? समझ में आया? ठीक है, तो असर्शन सही हो गया, रीजन गलत हो गया। क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। आयरन के कोरोजन को कॉमनली रस्टिंग कहा जाता है। पता है तुमको या नहीं पता? कल भी बताया था, ये कल ही पढ़ा था शायद हमने। जो भी आयरन के क्या है, कोरोजन को क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग कहते हैं। बताया था स्पेसिफिकली आयरन के लिए क्या लगाते हैं? रस्ट लगाते हैं। तो असर्शन ट्रू हुआ फॉल्स हुआ? ट्रू हो गया। फिर बोला है कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो आयरन का कोरोजन यानी कि जो रस्टिंग हो रही है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है? एयर और वाटर के प्रेजेंस में हो रही है। तो बताओ ये सही है क्या गलत है? क्या कोरोजन हमने पढ़ा है एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो वाटर प्रेजेंट होते हैं, उनके प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो आयरन का रस्टिंग किस वजह से हो रहा है? एयर और वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब देखना है क्या वैसे दोनों बातें करेक्ट है, हाँ या ना? अब देखना है दोनों बातों में कोरिलेशन है या नहीं है। उसने बोला आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं क्योंकि आयरन का जो कोरोजन होता है वो वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए उसको रस्टिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये सही लग रहा है हमको क्यू लगाकर। मैंने बोला था ना मोस्टली सारे क्यू लगा के, क्योंकि लगा के, बिकॉज लगा के आंसर सही आएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। उसने बोलना चाहिए था आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड बनता है जिसको रस्ट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड याद है ना? Fe2O3.XH2O। X मतलब क्या बताया था मैंने? पानी के मॉलिक्यूल्स जहां रिएक्शन हो रही है, जिस इन्वायरमेंट में हो रही है, अगर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे यहां नंबर कुछ और होगा। जिस इन्वायरमेंट में ये जंग लग रहा होगा आयरन पर, अगर वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो ये एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर समझे? इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। तो हम क्या बोलेंगे? आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया ऐसे तो फिर सिल्वर के उसको भी रस्टिंग कहना चाहिए, वो भी तो वाटर और एयर के साथ मिक्स क्या बोलते हैं उसको, कोरोड हो रहा होगा। ऐसे ही कॉपर वाले को भी रस्टिंग कहना चाहिए क्योंकि वो भी तो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग बनाना चाहिए उसको, हाँ या नहीं? ये तो तीनों के साथ हो रहा है ना। तो मेन बात क्या आ रही है जो उसको हम रस्ट वर्ड लगा रहे हैं? कोरोजन तो आयरन के साथ भी हो रहा है, कॉपर के साथ भी हो रहा है, सिल्वर के साथ भी हो रहा है, लेकिन हम इसको रस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर रस्टिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बन रहा है जो रस्ट होता है।
समझ में आया? वो बात सही है लेकिन इसके साथ कोरिलेट नहीं कर रहा। अरे उसने तो बोला ना कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन कैसे होता है, उसने ये थोड़ी बोला रस्टिंग कैसे होता है। समझे? उसने बोला है कि कोरोजन ऑफ आयरन तब होता है जब पानी और एयर हो। बात सही है, एयर और वाटर के प्रेजेंस में कोरोजन होगा आयरन का। सही है गलत है? वो तो सही है, लेकिन ऊपर बात किसकी हो रही है? रस्टिंग की। कोरोजन, आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं रस्टिंग? क्योंकि आयरन ऑक्साइड बनता है जो कि रस्ट जिसको कहा जाता है, इसी की वजह से रस्ट बनता है। रस्ट मतलब जो जंग लगती है, इसीलिए इसको रस्टिंग कहते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसकी वजह से दोनों बातें ठीक है लेकिन दोनों में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो 9th का क्या बैठेगा इसमें? बी ऑप्शन बैठेगा। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बोलता है द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम कोई भी इक्वेशन, अभी हमने लिया था Cu प्लस O2 गिव्स CuO, हम इसको बैलेंस करते हैं बैलेंस। क्यों करते हैं बैलेंस? क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। बात सही है गलत है? सही है, पहला सही हो गया। अब रीजन क्या दे रखा है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साइड के मास प्रोडक्ट के साइड के मास बराबर होता है। सही बात है गलत बात है? सही है ना? मास समझते हो क्या होता है? जैसे एक ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 यानी कि 32। यहां पर कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? यहाँ एक लग रहा है लेकिन आगे कितना है? 2, तो ये भी कितना हो गया? 32। वैसे ही कॉपर भी होगा, देखो दो कॉपर ये दो कॉपर ये, तो इनके मास भी तो सेम होंगे। तो यानी कि क्या है कि रिएक्टेंट साइड के मास, टोटल मास, हाँ टोटल मास, इसका और इसको ऐड करोगे तो इसको भी तो ऐड करोगे, इनके मासेस को भी तो ऐड करोगे, बात तो वही आएगी, दोनों मासेस बराबर होंगे ना। तो रिएक्टेंट साइड के मासेस और प्रोडक्ट साइड के मासेस इक्वल होते हैं। रीजन सही है गलत है? सही है। अब देखना है क्या दोनों के बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, जो क्या कहता है कि रिएक्टेंट साइड, वैक्स तो ये कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही तो बोलता है मेन। और साथ में मेन चीज क्या है कि जो रिएक्टेंट की साइड का मासेस हैं वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट के साइड के मासेस के। यही तो होता है कि दोनों साइड इक्वल। अरे बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये नहीं होती क्या? दोनों साइड इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल अमाउंट ऑफ मासेस प्रेजेंट होने चाहिए, तभी बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस है। दोनों बातें सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि फिर उसकी डेफिनेशन लिखेगा, ऊपर वाले के साथ मैच भी तो होना चाहिए। समझ में आया? तो बात ठीक है वो। आ जाओ, इसका आंसर क्या बैठेगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन बोलता है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी तो आया बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या चाहिए भैया? मासेस का जो, सॉरी देखो ऐसा ही तो है, सेम तो आया भी है। Cu प्लस O2 गिव्स कितना? CuO, इसके आगे 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। अभी तो आया कि इनका जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, यही तो होगा। अरे तभी तो बैलेंस करते हैं हम, क्योंकि एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते हो, एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इसका मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए तो बैलेंस करते हैं दोनों साइड की मासेस को। ठीक है, तो क्या बोलता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स का टोटल मास बराबर होता है प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। सही है गलत है? सही है। आगे क्या लिखा है? क्यों होता है, क्यों करते हैं दोनों मासेस को बराबर, क्यों? आगे बोला है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। क्योंकि मास को तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ या ना? समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो दोनों बातें सही है और अजर्शन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का। तो इसका आंसर क्या बैठ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। आयरन के आर्टिकल्स को, आयरन के चीजों को हम पेंट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसको जंग लगने से बचा सके। तो क्या ये ऑप्शन नंबर 1 अजर्शन सही है गलत है? सही है। आ जाओ रीजन बात करते हैं। द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद पेंट। जब हम आयरन की जो सरफेस है उसको पेंट से कोट करते हैं, पेंट की लेयर लगाते हैं, इट सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन।
इसकी सरफेस ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आती है और मॉइस्चर के साथ भी कांटेक्ट में नहीं आती है, जिससे रस्टिंग नहीं होती है। सही बात गलत बात? सही है गलत है? सही है। दोनों के बीच में करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है तुम्हें कि नहीं लग रहा? पहले वाले में क्या बोला है कि आयरन के जो चीजें होती हैं, आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, उसको हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि हम उसको रस्टिंग से बचा सके। क्यों? क्योंकि जब हम आयरन की सरफेस को पेंट के साथ कोट कर देते हैं तो इसका सरफेस ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर, उसके कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे रस्टिंग नहीं होती है। सही है? तो दोनों बातें सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन नंबर ए।